सही अंग्रेज़ी बोलना और लिखना सीखें। बहुत ही सरल तरीके से, इजी तरीके से मैं इंग्लिश को आपको लिखना सिखाऊंगी। मतलब लिखने का मतलब ये नहीं है कि ABCD ये लिखना, नहीं। लिखने का मतलब है एक प्रॉपर सेंटेंस को आप लिखेंगे, अगर सही लिखेंगे तो सही बोल पाएंगे। तो वो लिखना आप यहाँ पर सीखेंगे सही तरीके से, और लिखने के बाद आप उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से उसको बोल भी पाएंगे। अपनी रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को आप इम्प्रूव भी कर पाएंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना आपको आना चाहिए। उन्हीं के सही प्रयोग करने से, उन्हीं का सही इस्तेमाल करने से ही आप एक सही वाक्य को बना पाएंगे, बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का अंग्रेज़ी के जो वाक्य हम जब भी बोलते हैं, स्पोकन में हो या फिर रिटर्न में हो, तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। पूरी जो इंग्लिश है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, इन्हीं के आसपास चलती है। तो चलिए देखते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पर एक गोल्डन रूल के थ्रू आपको यहाँ पर समझाऊंगी। इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल एक झटके में आप सीख जाएंगे। तो चलिए, क्या है ये गोल्डन रूल? इस एक रूल के इस्तेमाल से ही मैं आपको बताऊंगी। इज़ का इस्तेमाल करना, कहाँ कहाँ कब कब करते हैं। आर का इस्तेमाल करना, एम का इस्तेमाल करना, वॉज का इस्तेमाल करना, वर का इस्तेमाल करना और विल बी का इस्तेमाल करना, ये सारी की सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स है, सहायक क्रियाएं हैं। इनका इस्तेमाल करना आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो इनके इस्तेमाल के बिना तो आप अंग्रेज़ी को सीख ही नहीं सकते। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स है और ये समय के अनुसार है। मतलब जैसे इज़, आर, एम है, ये प्रेजेंट टाइम को शो करती है। वॉज, वर है, ये पास्ट टाइम को शो करती है। और विल बी जो है वो फ्यूचर टाइम को शो करती है। अब यहाँ पर कौन सा गोल्डन रूल है जिसके थ्रू आप एक झटके में इंग्लिश सीखेंगे? वो रूल यही है कि आपको पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं इनका इस्तेमाल, तो आप एक झटके में वाक्य बना पाएंगे अंग्रेज़ी के और फटाफट से बोल भी पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिए हैं और किस तरीके से हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, किनके साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे और विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर है सबसे पहले ही, ठीक है। ही के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ आप इस्तेमाल करेंगे इज़ का, ठीक है। अब देखिए, इज़ जो है ये शो करता है, आप है का सेंस ये शो करेगा, और ये जो था का सेंस करेगा वॉज, वर, जब जहाँ पर इस्तेमाल होगा तो वॉज, वर सेंस देगा था का, और गा, गे, घी का सेंस देगा विल बी, और था, थे, थी का सेंस देगा वॉज, वर, है, हो या हूँ का सेंस देगा इज़, आर, एम। ये आपको पता चल जाना चाहिए कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं है का सेंस आएगा, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो था का सेंस आएगा, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो गा का सेंस आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि यही जो है सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हमको समझ में नहीं आता कि ही के साथ हम इज़ लगाएं, आर लगाएं, क्या लगाएं, एम का यूज़ करें, इस तरीके से वर का यूज़ करें। ये कन्फ्यूज़न रहता है सबसे बड़ा। ये पता होने के बाद तो आप उस जो वाक्य है ना हिंदी का, उसको खुद से ही बना लेंगे। तो ही के साथ हम यूज़ करते हैं इज़ का, ठीक है। और ही के साथ ही अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वॉज का यूज़ करेंगे। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, बस आप एक चीज़ तो ध्यान रखें, विल बी जो है ना, इसके साथ हम ही, शी, इट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ विल बी का यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। विल बी का इस्तेमाल हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं। ही के साथ इज़ का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। शी के साथ हम यूज़ करेंगे इज़ का, और
पास्ट की बात करेंगे तो वॉज का यूज़ करेंगे। इट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं समय के अनुसार, और वॉज का यूज़ करते हैं। इट इज़ और इट वॉज, इस तरीके से वाक्य बनेंगे काल के अनुसार, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार। कोई भी नाम होगा, राम, गीता, सीता, रोहन, सोहन, तो रोहन इज़, रोहन वॉज। समझ गए? एक नाम के साथ आप यूज़ करेंगे इज़ का और वॉज का। फिर है आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, और आई के साथ ही हम वॉज का यूज़ करते हैं। आई एम, आई वॉज, इस तरीके से। फिर वी है, WEV, वी के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। वी आर और वी वर, इस तरीके से। YOU, यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर का, और यू के साथ ही हम यूज़ करते हैं वर का। यू आर और यू वर। फिर है दे के साथ हम यूज़ करते हैं आर का, और दे के साथ ही हम यूज़ करते हैं पास्ट टाइम में वर का। फिर है प्लूरल सब्जेक्ट, ये जो लिखा है इसका मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हम यूज़ करते हैं आर का और वर का, इस तरीके से। अगर दूसरे शब्दों में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम किस किस तरीके से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देती हूँ। इतना बताया, इतना अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो सारा आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इज़ का, वॉज का, और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इनका इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पर ये है ना, इज़, शी, इट और नेम, इसको आप एक तरीके से एक कॉलम में रखें, ठीक है। इसके साथ आप एक तरीके से, यानी एक ही सीक्वेंस में आपको इनको रखना है। आई अपना अलग हो गया है, ठीक है, आई एम और आई वॉज। और वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है ना, इनको अपना अलग रखें। तो इनका अपना अलग अलग ग्रुप बना ले आप अपनी समझ के अनुसार। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो छोड़ दे, ज़रूरी नहीं है इस झमेले में आप फंसे। आप ऐसे ही इनको याद रखें। पहला ग्रुप होगा ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम। फिर आई का हो जाएगा, आई के साथ एम अलग से इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ वॉज अलग से इस्तेमाल करते हैं। फिर वी, यू, दे और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट है उनका अपना एक अलग ग्रुप होगा। तो आप ग्रुप बना लें और उसके अनुसार भी इन सब्जेक्ट्स को याद रख सकते हैं। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उनको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लंबे समय तक आपको याद रहेगा, क्या आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ तक आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, सारा झंझट खत्म हो गया। किसके साथ हम इज़ का यूज़ करें, किसके साथ हम वॉज का यूज़ करें, कंप्लीट टेबल यहाँ पर मैंने आपको शो कर दी है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम वर्ब के साथ, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अगर वर्ब के साथ हम ING लगा देते हैं, कोई भी क्रिया होगी उसके साथ ING लगा देते हैं, जैसे कि ये क्रियाएं हैं सारी, प्ले, कुक, गो, कम, डांस। तो प्ले के साथ हमने ING ऐड कर दिया तो प्लेइंग बन गया। फिर कुक के साथ हमने ING ऐड कर दिया तो कुकिंग बन गया। गो के साथ हम ING ऐड कर देंगे तो गोइंग बन जाएगा। कम के साथ ING ऐड कर देंगे तो कमिंग बन जाएगा। डांस के साथ ING ऐड करेंगे तो डांसिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलेगा अगर इस तरीके से वर्ब बनने लग जाएगी और इनके साथ इस्तेमाल होने लग जाएगा इज़ आर एम का, वॉज वर का और विल बी का। तब क्या होगा, ये सेंस देगा रहा है। अगर ING प्लेइंग बन रहा है प्रेजेंट टाइम में, यानी रहा है तब बनेगा। और अगर पास्ट में प्लेइंग आ रहा है तो रहा था बनेगा। अगर फ्यूचर में आ रहा है तो रहा होगा बनेगा। कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या सीक्वेंस है, ये आप एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर भी एक एग्जाम्पल जैसे मैं बता देती हूँ, वह खेल रहा है तो वो प्लेइंग हो जाएगा, ही इज़ प्लेइंग हो जाएगा। वह खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। अगर वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम वॉज, वर, इज़, आर, एम, विल बी का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? 2 चार्ट्स के अनुसार सारा झंझट खत्म। इतना जब आप समझ जाते हैं तो काफ़ी सारा इंग्लिश का कोर्स आपका कवर हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर ईट का ईटिंग हो गया।
क्लियर है। अब यहाँ पर हम सेंटेंसेस देख लेंगे और आपकी एंड हो जाएगी क्लास और आपका ये गोल्डन रूल कंप्लीट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे वाक्य बनाना सीख रहे हैं और उन्हीं को आप बोल सकते हैं। अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, रिटर्न इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए भी ये बेहतर है दोनों तरीके से। जैसे कि मैं छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ, आप कुछ भी हैं तो आई के साथ एम लगाएंगे। आई एम, मैं का मतलब आई हो गया, आई एम अ स्टूडेंट। आप एक छात्र हैं, अगर आप हैं तो यू आर अ स्टूडेंट। अब यू आर अ स्टूडेंट, अब यू के साथ यहाँ पर आर क्यों लगा? क्योंकि अभी हमने टेबल की स्टडी कर ली है, हमारा जो रूल था, हमारा जो नियम था वो समझ लिया है। वह छात्र है, अब आपको पता चल गया कि ही की बात हो रही है अगर, तो ही के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे है के सेंस में। तो ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट। वह गृहिणी है, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ है, वह गृहिणी है, वह हाउसवाइफ है। तो शी के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, है इसलिए अ हाउसवाइफ। शी इज़ अ हाउसवाइफ, वह गृहिणी है। क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आप समझ गए ना अब कौन से सब्जेक्ट के साथ आर लग रहा है। जैसे यहाँ पर यू के साथ आर लग रहा है, ही के साथ इज़ लग रहा है, शी के साथ इज़ लग रहा है। क्यों लग रहा है? अभी हमने रूल डिस्कस किया है। आप शिक्षक थे, अब यहाँ पर थे वाला सेंस आ गया है, यानी पास्ट की बात आ गई है। थे का सेंस आ गया तो आप यानी यू हो गया। अब यू के साथ हम वर का यूज़ करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो यू वर क्या थे? शिक्षक थे। यू वर अ टीचर। मैं गरीब था, मैं यानी कि आई के साथ हम वॉज लगाएंगे, था का सेंस आएगा। अगर है का सेंस आएगा तो आई एम लगेगा। आई वॉज पुअर। तुम खुश रहोगे, गे का सेंस आ रहा है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ रहोगे तुम, तो विल बी लगाएंगे। अब यहाँ पर याद नहीं करना आपको, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का यूज़ करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में विल बी का ही यूज़ होता है, ठीक है। पहले हम शैल बी का भी यूज़ करते थे, तो शैल बी का अपना अलग जो रूल है वो अलग है। यहाँ पर आप बस विल बी को याद रखें, कंफ्यूज ना हो। ही विल बी अ टीचर मतलब वह अध्यापक बनेगा, फ्यूचर में, भविष्य में वह अध्यापक बनेगा। तो ही विल बी अ टीचर, विल बी का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस है, यहाँ पर कोई जो सब्जेक्ट है ना वो कुछ ना कुछ बनेगा या कुछ ना कुछ होगा या कुछ ना कुछ था, ऐसे वाले वाक्य है। तो यहाँ पर क्रिया का तो सेंस नहीं बन रहा है। अब हम क्रिया वाले वाक्य देखेंगे, यानी कि हम जहाँ पर कोई काम हो रहा है वो वाले वाक्य देखेंगे। जैसे कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब मैंने बताया रहा हूँ या फिर रहा था या रहा होगा आएगा ना सेंस। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज़ आर एम है, उनके साथ कोई वर्ब आएगी। वॉज वर है, इनके साथ कोई वर्ब आएगी। विल बी है, इनके साथ कोई वर्ब आएगी। तो हम आईएनजी लगा देंगे और ये रहा है सेंस देगा और रहा था सेंस देगा अगर फ्यूचर पास्ट की बात होगी, और रहा होगा सेंस देगा अगर फ्यूचर की बात होगी। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग अ लेटर। आई के साथ एम लग गया, राइट का राइटिंग बन गया, क्योंकि यहाँ रहा हूँ है इसलिए। मैं एक पत्र लिख रहा था, मैं एक पत्र लिख रहा था है इसलिए क्या हो रहा है, आई है ना सब्जेक्ट, तो आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज राइटिंग आ जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा था वॉज आ जाएगा आईएनजी का, आईएनजी के साथ वर्ब इंक्लूड हो जाएगी। मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा यानी कि यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की, तो विल बी के साथ जो भी वर्ब आएगी आईएनजी लग जाएगा। आई विल बी राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है वह सो रही है। वह क्या कर रही है? वह सो रही है, तो शी इज़ स्लीपिंग। रही है इसलिए हमने इज़ लिखा है, और इज़ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर शी है, तो शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ आती है, इज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो शी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वह सेंटेंस है हमारे पास, वह सो रही थी का सेंस आ रहा है, तो वॉज तो आएगा, वॉज या वर। तो ये तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, तो शी सब्जेक्ट है इसलिए हमने वॉज लिखा, वर नहीं लिखा। शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी।
शी वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सो रही होगी। रही होगी का सेंस आ रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी के साथ आईएनजी लगेगा जो भी वर्ब आएगी। शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। शी विल बी स्लीपिंग। तो इस तरीके से आपने सीख लिया एक ही गोल्डन रूल से दो तरीके के वाक्य बनाना। तो इनकी आप क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको ये टेबल आ जाती है तो कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं कि हम कहाँ पर इज का इस्तेमाल करें, कहाँ पर वॉज का इस्तेमाल करें। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इज़ है, क्या वॉज है, विल बी है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि टेंसेस की नॉलेज हो, टेंसेस की टाइप्स के बारे में पता हो। और 3 टाइप्स है टेंसेस की, उनकी भी अपनी टाइप्स होती है, 4 टाइप्स होती है। तो टोटल 12 टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, 12 तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होगी, उनका इस्तेमाल होगा, उनके रूल्स होंगे, उनके कॉन्सेप्ट होंगे। तो वो भी नहीं पता है तो मैं इससे पहले आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दूंगी टेंसेस के प्रकार नहीं पता है तो टाइप्स के बारे में मैं यहाँ पर बता देती हूँ, रूल्स के बारे में और जो उसके कॉन्सेप्ट है, पहचान के बारे में हम आगे फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम टेंसेस के टाइप्स और उन टेंसेस के भी कितने प्रकार है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो टेंसेस है ना वो आए। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक सी जानकारी आपको दूंगी, बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है टेंसेस का। अगर आप बिगनर हैं, नहीं पता है आपको टेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेंसेस है, टेंस के प्रकार। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल यानी कि कोई भी काम आप करते हैं तो वो इस टेंस में आएगा। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल यानी कि कोई भी काम आपने किया था तो वो इस टेंस में आएगा। फिर तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। कोई भी काम आप करोगे तो वो आएगा फ्यूचर टेंस में। तो 3 तरह के टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे ये जो तीनों टेंस है ना, इन तीनों टेंसेस के भी अपने टाइप्स है, अपने प्रकार है। तो कितने हैं इन तीनों के? इसके भी 4 पार्ट्स है, प्रेजेंट टेंस के भी, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स है और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स है। अगर आप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरे जो कंप्लीट है टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको अंग्रेज़ी बोलना लिखना सही तरीके से आ जाएगी। अब देख लेते हैं इनके कौन से पार्ट्स है। जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम वर्तमान काल के प्रकार देखेंगे। तो वर्तमान काल का प्रकार है पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं और इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस बोले या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, कोई सा भी नाम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी इसमें वैसे वाक्य आते हैं कौन से? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें कोई भी काम आप करते हैं, ते है, ती है, ता है, इस तरीके के जो वाक्य है वो इसमें आते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। फिर आगे तीसरा पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि आप कोई भी काम कर चुके हैं, यानी कि आपने कर चुके हैं या फिर कर लिया है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। फिर है चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई काम आप कितने समय से कर रहे हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हो गए प्रेजेंट टेंस के। अब आगे आप जान ले टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के प्रकार भी सेम 4 है। सबसे पहले है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस यानी कि आपने जो भी काम किया, लिया, दिया, ऐसे जो वाक्य है वो इसमें आते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने पढ़ाई कर ली,
मैंने काम पूरा कर लिया, इस तरीके के वाक्य इस पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका सेकंड पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस सेकंड पार्ट है। इसमें आता है रहा था, रही थी, रहे थे वाले वाक्य आएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इनका अपना रूल होता है, फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो आगे हम डिटेल्ड में समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं बता रही हूँ बेसिक जो टेंसेस के प्रकार है, मतलब 3 टेंस है और तीनों टेंस के कितने प्रकार हैं उनका नाम बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर है तो इनको पहले सीख लें। थर्ड पार्ट है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन से वाक्य आते हैं? जो भी काम आप कर चुके थे या कर लिया था, ऐसे वाक्य इसमें आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर है चौथा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कौन से वाक्य आते हैं? कोई भी काम आप पास्ट में कितने समय से कर रहे थे, वो जो वाक्य होते हैं वो इसमें आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं हम फ्यूचर टेंस के टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला टाइप सेम है, बस फ्यूचर चेंज हो जाता है। फ्यूचर की जगह पास्ट लग जाएगा, अगर पास्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट लग जाएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि गा गेगी वाले वाक्य होंगे, वो इसमें आएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में। फिर नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे वाक्य इसमें आएंगे। फिर तीसरा पार्ट है इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने कोई भी काम कर लिया होगा, कर चुके होंगे, ऐसे वाक्य आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चौथा पार्ट है, मतलब कि आप कोई काम कितने समय से कर रहे होंगे, वो वाक्य इसमें आएंगे। इस तरीके से आपको पता चल गया कि टेंसेस के जो 3 टेंसेज हैं उनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो हर एक हेल्पिंग वर्ब है ना, उनकी नॉलेज आपको जब हो जाएगी, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, बी, विल, इन सभी की हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी जो स्पोकन और रिटर्न इंग्लिश को उसको ईजिली आप इम्प्रूव कर पाएंगे, लिख पाएंगे, एक प्रॉपर तरीके से वाक्य बोल पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।